दोस्तों बात है 19th सेंचुरी की। यूरोप का कॉलोनियल एम्पायर पूरी दुनिया में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा था। चाइना उस समय एक बहुत स्ट्रॉन्ग एम्पायर हुआ करता था। यहाँ पर टी, सिल्क और चीनी मिट्टी का उत्पादन बहुत बड़े पैमाने पर हुआ करता था। इन चीजों की यूरोप में बहुत ज्यादा डिमांड हुआ करती थी। वहीं दूसरी तरफ चाइना को ब्रिटेन से कुछ भी इंपोर्ट करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। इस वजह से ब्रिटेन को बड़े ट्रेड इम्बैलेंस का सामना करना पड़ रहा था। इसको रोकने के लिए ब्रिटिशर्स इंडियन फार्मर्स को एक्सप्लॉइट करके ओपियम का मास प्रोडक्शन करते और उसको चाइना में इलीगल तरीके से ट्रेड किया करते थे। देखते ही देखते चाइनीज सोसाइटी में ओपियम का एडिक्शन हद से ज्यादा बढ़ गया। चाइनीज रूलर्स को यह बात पसंद नहीं आई। ये बात इतनी बिगड़ गई कि चाइना ने ब्रिटिशर्स के खिलाफ 1839 में एक युद्ध का ऐलान कर दिया। चाइना इसमें हार गया और यहीं से चाइना के कॉलोनियल पीरियड की शुरुआत हुई। बाकी कॉलोनीज की ही तरह यूरोपियन पावर्स ने चाइना को भी अपने फायदे के लिए खूब एक्सप्लॉइट किया। लेकिन आज ये पासा पूरी तरह पलट चुका है। आज ग्लोबल स्टेज पर चाइना का एक्सेप्शनल राइज इन इक्वेशंस को बदल रहा है। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि आज चाइना यूरोप को अपने इकोनॉमिक और जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटजीज के जरिए कॉलोनाइज कर रहा है। दूसरे शब्दों में कहें तो जो यूरोप एक समय पर चाइना को एक्सप्लॉइट किया करता था, वो आज खुद चाइना के एक्सप्लॉइटेशन का शिकार हो रहा है। अब इस बात में आखिर कितनी सच्चाई है, इसी बात का जवाब हम आज के वीडियो में ढूंढने की कोशिश करेंगे। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के GS2 सेक्शन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में हम वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि 2 भयानक वर्ल्ड वॉर्स के बाद यूरोप हर तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था। हाँ, कुछ यूरोपियन देश इसमें जीते जरूर थे, लेकिन उनको भी इस जीत की एक भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। इस तरह के मंजर से यूरोप को उभारने के लिए वर्ल्ड वॉर 2 की विक्टोरियस पावर्स यूएस और यूएसएसआर आगे आती हैं। वेस्टर्न यूरोप में यूएस के मार्शल प्लान और ईस्टर्न यूरोप में यूएसएसआर के मोलोटोव प्लान के साथ साथ कई वेस्टर्न यूरोपियन देश के खुद के एफर्ट्स पूरे कॉन्टिनेंट की रिकवरी में बेहद कारगर साबित होते हैं। खैर, कोल्ड वॉर के अंत के साथ आयरन कर्टेन गिर जाता है और यूरोप एक बार फिर यूनाइट हो जाता है। कोल्ड वॉर के बाद से यूरोपियन यानी कि EU एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक पावर बन करके तो उभरता है, लेकिन वो अपनी इकोनॉमिक और मिलिट्री सिक्योरिटी को डिफेंड करने में आज भी नाकामयाब दिखाई पड़ता है। कोरोना वायरस पैंडेमिक और यूक्रेन वॉर ने EU के इकोनॉमिक स्टेट क्राफ्ट की ऐसी कमियों को उजागर किया है, जिससे ये साफ पता चलता है कि वो किसी भी शॉक को एब्जॉर्ब करने के लिए तैयार नहीं है। पिछले कई वीडियोस में हमने EU की रशिया के ऊपर एनर्जी डिपेंडेंस की तो खूब चर्चा की, लेकिन चाइना के ऊपर EU की डिपेंडेंस कितनी क्रिटिकल है, इसको समझना भी हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। दोस्तों, ये तो चाइना और यूरोप के रिलेशंस चाइना की एंशिएंट सिल्क रोड के तहत कई सदियों पहले बुने जा चुके थे, लेकिन 21वीं शताब्दी में इन दोनों के बढ़ते रिलेशंस दुनिया के सामने पहली बार तब आते हैं जब ये दोनों एक साथ यूएस के इराक इन्वेजन को क्रिटिसाइज करते हैं। पोस्ट कोल्ड वॉर एरा में यूएस के बढ़ते इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए भी यूरोप चाइना के साथ अपने एंगेजमेंट बढ़ा देता है। साथ ही पिछले 2 दशकों में अपने रैपिड डेवलपमेंट और ग्लोबलाइजेशन में एक अहम रोल की वजह से चाइना यूरोप के इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए बहुत महत्वपूर्ण बनकर उभरता है। इंडिपेंडेंसीज को हम अलग अलग सेक्टर्स में ट्रेस कर सकते हैं, तो आइए एक एक करके इन्हें देखते हैं। दोस्तों, चाइना के इकोनॉमिक ग्रोथ का मॉडल एक बड़े पैमाने पर उसके इन्वेस्टमेंट्स और एक्सपोर्ट पर निर्भर करता है, और इसीलिए वो अपना डोमेस्टिक कंजम्पशन रिड्यूस करके बाकी इकोनॉमीज के साथ ट्रेड सरप्लस मेंटेन करने की कोशिश करता है। ट्रेड सरप्लस यानी अपने एक्सपोर्ट्स को अपने इंपोर्ट से ज्यादा रखना, और इन दोनों ही केसेस में यूरोपियन मार्केट्स चाइना के लिए चांदी का काम करती हैं। अगर पहले ट्रेड की बात करें तो चाइना यूएस के बाद EU का सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। 2000 से लेकर 2019 तक इन दोनों के बीच का ट्रेड वॉल्यूम लगभग 8 गुना बढ़कर 560 बिलियन यूरोस तक पहुंचा है। इसी दौरान EU में चाइना के एक्सपोर्ट्स लगभग 10 गुना बढ़े हैं। चाइना से आने वाले लो कॉस्ट प्रोडक्ट्स यूरोपियन सिटीजन्स के लाइफस्टाइल में अहम भूमिका निभाते आए हैं। तो एक तरह से चाइनीज एक्सपोर्ट्स यूरोप की मार्केट्स में फैले हुए हैं। इतना ही नहीं, EU के साथ चाइना का ट्रेड डेफिसिट जो 2011 में 129 बिलियन यूरोस के आसपास था, वो 2021 में बढ़कर 249 बिलियन यूरोस तक पहुंच गया है। यानी कि ये ट्रेड एक बड़े लेवल पर चाइना के फेवर में टिल्टेड है। 2017 के डेटा के अनुसार
चाइना ईयू से आने वाले प्रोडक्ट्स पर 8.75% का टैरिफ लगाता है, लेकिन वहीं ईयू में एंटर करने वाले चाइनीज प्रोडक्ट्स के ऊपर कुल 3.6% का टैरिफ अप्लाई किया जाता है। और तो और चाइना में फाइनेंस, टेलीकॉम, लॉजिस्टिक्स और पब्लिक प्रोक्योरमेंट सेक्टर ईयू समेत फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए रेस्ट्रिक्टेड है, लेकिन चाइनीज इन्वेस्टर्स ईयू के इन सेक्टर्स में खुलकर इन्वेस्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ईयू और चाइना का ये ट्रेड इम्बैलेंस किस तरह चाइना को फेवर करता है, और यूरोप इस ट्रेड के ऊपर एक बड़े लेवल पर डिपेंडेंट है। अब अगर बात करें इन्वेस्टमेंट की, तो चाइना के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के टाइम पर यूरोपियन कंट्रीज चाइना में इन्वेस्ट किया करती थी। चाइना को कैपिटल, टेक्नोलॉजी और स्किल्स की जरूरत थी, और फॉरेन कंपनीज को चीप लेबर और ऐसे एनवायरनमेंट चाहिए था जो प्रोडक्शन कैपेसिटीज को यूज कर सके। कई सालों तक ये मॉडल दोनों साइड्स के लिए बेनिफिशियल रहा, लेकिन जैसे जैसे चाइना की डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज फ्लरिश हुई, ये इक्वेशन बदलने लगी थी। ईयू में चाइना की इन्वेस्टमेंट्स पिछले कुछ सालों में बहुत तेजी से बढ़ी हैं। ईयू में चाइनीज एफडीआई जो 2008 में $840 मिलियन के आसपास हुआ करती थी, वो 2016 में कई गुना बढ़कर $42 बिलियन तक पहुंच गई। 2020 में चाइना के द्वारा ईयू में $10 बिलियन इन्वेस्ट किए गए। इसका 80% हिस्सा नेदरलैंड्स, स्वीडन और जर्मनी में गया। इस इन्वेस्टमेंट का 35% मैन्युफैक्चरिंग, 19% माइनिंग और 14% फाइनेंशियल सर्विसेज में कंज्यूम हुआ। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि बीआरआई के तहत की जाने वाली इन्वेस्टमेंट ईस्टर्न और सदर्न यूरोप के इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि रोड्स, बिल्डिंग्स, कम्युनिकेशन नेटवर्क एक्सेट्रा आदि पर फोकस करती है, जबकि यूरोप की कोर कंट्रीज में चाइना की इन्वेस्टमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में की जाती है। तो इस तरह की स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट चाइना को इकोनॉमिक गेन्स के साथ साथ जियोपॉलिटिकल गेन्स भी प्रोवाइड करती हैं। उदाहरण के लिए लास्ट ईयर मोंटेनेग्रो में चाइना की डेट ट्रैप डिप्लोमेसी का एक क्रिटिकल एग्जांपल देखने को मिला। यहाँ ईयू के पास दो ऑप्शन थे, या तो वो मोंटेनेग्रो की डेट रीपेमेंट में हेल्प करें, या फिर इस एग्जांपल को यूज करते हुए ये शो करें कि अगर बाल्कन रीजन की किसी भी कंट्री ने चाइना को वहां उसका इन्फ्लुएंस बनाने का मौका दिया तो ईयू उनकी हेल्प के लिए कभी आगे नहीं आएगा। लेकिन ये दोनों ही ऑप्शंस ईयू के लिए बहुत रिस्की थे, क्योंकि दोनों ही केस में चाइना को बेनिफिट प्रोवाइड होता। हालांकि पहले चाइना की स्टेट ओन्ड कंपनीज ही दूसरे देशों में इन्वेस्टमेंट के लिए जाती थीं, ताकि वो वहां के रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजी, ब्रांड्स और मार्केट्स को एक्सेस कर पाएं। लेकिन समय के साथ चाइना ने ओवरसीज इन्वेस्टमेंट की बेहद कॉम्प्लेक्स पॉलिसीज अपनाई, जिनके तहत आज प्राइवेटली ओन्ड कंपनीज भी चाइना के एफडीआई में अहम रोल प्ले करती हैं। लेकिन ईयू की सिक्योरिटी और सोवरेनिटी के लिए केवल चाइना की स्टेट ओन्ड कंपनीज ही नहीं, बल्कि प्राइवेट कंपनीज भी रिस्क पोज करती हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि इन प्राइवेट कंपनीज पर भी चाइनीज गवर्नमेंट का सिग्निफिकेंट कंट्रोल होता है। इस फैक्ट को चाइनीज टेक जाइंट हुआवे के एग्जांपल से बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। इस हाईली पॉलिटिसाइज्ड कंपनी को लेकर यूरोप और दुनिया के बाकी हिस्सों में कितनी ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई है, ये हम सब जानते हैं, और इसीलिए ये इन्वेस्टमेंट यूरोपियन कंट्रीज के लिए बहुत रिस्की हो जाती है। दोस्तों, अब बात करते हैं ग्लोबल सप्लाई चेन्स की। एक समय पर इनका एपिसेंटर यूरोप हुआ करता था, लेकिन 1970s में ये यूरोप से बाहर निकलकर एशिया और सबसे ज्यादा चाइना पे कंसंट्रेट हो गई, जिसके कारण ही चाइना आज के मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर के रूप में उभर पाया है। आज ईयू के कई स्टेट्स अपनी कई जरूरी इंपोर्ट्स के लिए चाइना पर निर्भर हैं। इसको चाइना के ऊपर ईयू की स्ट्रेटेजिक डिपेंडेंस माना जाता है। स्ट्रेटेजिक डिपेंडेंस के 3 मेन पैरामीटर्स हैं। पहला, ईयू उस प्रोडक्ट का नेट इंपोर्टर हो। दूसरा, वो चाइना से उस प्रोडक्ट की 50% क्वांटिटी इंपोर्ट करता हो। और तीसरा, चाइना उस प्रोडक्ट की 30% से भी ज्यादा ग्लोबल मार्केट कंट्रोल करता हो। इन पैरामीटर्स के हिसाब से 2019 में ईयू अपनी 5600 प्रोडक्ट कैटेगरीज में से 659 को लेकर चाइना पर स्ट्रैटेजिकली डिपेंडेंट था। आपको बता दें कि ये गुड्स वैल्यू के टर्म्स में चाइना से आने वाले टोटल इंपोर्ट्स का 43% कंज्यूम करते हैं। टॉप 10 कैटेगरीज में से 6 कैटेगरीज कंज्यूमर प्रोडक्ट हैं, जैसे कि टेक्सटाइल, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक्स लाइक मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर एक्सेट्रा। और चूंकि ये सभी प्रोडक्ट्स ईयू के सिटीजन्स की लाइफस्टाइल और डेली नीड्स के लिए बहुत एसेंशियल हैं, ऐसे में इनकी चाइना के ऊपर स्ट्रेटेजिक डिपेंडेंस काफी चिंताजनक हो जाती है। इसके अलावा किसी प्रोडक्ट की क्रिटिकल डिपेंडेंस तब खड़ी होती है जब उस प्रोडक्ट की एब्सेंस या उसके लिमिटेड एक्सेस किसी देश की इकोनॉमी या स्टेबिलिटी पर डायरेक्ट नुकसान पहुंचाने लगे। टेक्नोलॉजी की नॉलेज, रॉ मटेरियल्स या मशीनरी में हमें इस तरह की डिपेंडेंस देखने को मिलती है।
आपको बता दें कि इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल्स, मेटल्स और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स की 103 कैटेगरीज में ईयू चाइना के ऊपर क्रिटिकली डिपेंडेंट है। ये इन प्रोडक्ट्स की टेक कॉम्प्लिकेशन की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए है क्योंकि इनकी ऑल्टरनेटिव सप्लाई चेन्स बिल्ड करना बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स और कॉस्टली है। उदाहरण के लिए कोविड-19 पैंडेमिक के शॉक के चलते ईयू चाइना पर मास्क के लिए क्रिटिकली डिपेंडेंट हो गया था। हालांकि उसके पास मास्क का रॉ मटेरियल और मशीनरी अवेलेबल थी, लेकिन उसको ऑपरेशनल यूज में लाने के लिए टाइम की जरूरत थी। उसी तरह यूक्रेन वॉर के बाद से ईयू रशिया के ऊपर से अपनी एनर्जी डिपेंडेंस को खत्म करने के लिए बहुत तेजी से रिन्यूएबल एनर्जी पर शिफ्ट करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन विंड टर्बाइंस, ईवीज, सोलर सेल्स और सेमीकंडक्टर्स में उसको जिन क्रिटिकल मेटल्स की जरूरत है वो सब चाइना से इंपोर्ट करता है। उदाहरण के लिए ईवी बैटरीज में यूज होने वाला कोबाल्ट और लिथियम चाइना से इंपोर्ट करता है। ईयू अपने 30 क्रिटिकल रॉ मटेरियल्स जैसे कि मैग्नीशियम, रेयर अर्थ और बिस्मथ में से 19 चाइना से इंपोर्ट करता है। इस सेक्टर में चाइना ईयू की 98% सप्लाईज को फुलफिल करने की वजह से एक स्ट्रॉन्ग मोनोपोली एंजॉय करता है और ये डिपेंडेंसी आने वाले समय में बढ़ने ही वाली है। 2030 तक ईयू की कोबाल्ट की डिमांड ही 5 गुना बढ़ने वाली है। वहीं अगर लिथियम की बात करें तो उसकी डिमांड 2030 तक 18 टाइम्स और 2050 तक 60 टाइम्स तक बढ़ सकती है। और ऐसे में अगर चाइना अपने पॉलिटिकल या इकोनॉमिक मोटिव्स के चलते ईयू की इस डिपेंडेंस को एक्सप्लॉइट करता है तो वो कोई सरप्राइजिंग बात नहीं होगी, क्योंकि अपने लेटेस्ट 5 ईयर प्लान में चाइना ने ये साफ किया है कि बढ़ती डोमेस्टिक डिमांड्स को पूरा करने के लिए वो इन मेटल्स के एक्सपोर्ट्स को रिड्यूस कर सकता है। चाइना 2060 तक खुद को पूरी तरह कार्बन न्यूट्रल करना चाहता है और इसके लिए उसको पहले से ज्यादा क्रिटिकल मेटल्स की जरूरत है। ऐसे में ये पॉसिबल है कि चाइना क्रिटिकल मेटल्स के एक्सपोर्ट्स को रिड्यूस करके इस रिन्यूएबल इंडस्ट्री में अपनी मोनोपोली एस्टैब्लिश करे। दोस्तों, इसके अलावा 2030 तक एआई और न्यूक्लियर पावर में और 2050 तक साइंस और इनोवेशन में वर्ल्ड लीडर बनने के लिए चाइना लगातार रिसर्च और डेवलपमेंट यानी R&D में अपनी स्पेंडिंग बढ़ा रहा है। इसीलिए वो अपना इंटरनेशनल कोऑपरेशन भी बहुत तेजी से बढ़ा रहा है। यूरोपियन कंपनीज चाइना में अपने R&D सेंटर स्टैब्लिश करके चाइना के इनोवेशन और टैलेंट पूल का फायदा उठाना चाहते हैं। इसके लिए वो अपने प्रॉफिट्स के बड़े हिस्से को चाइना में बेस्ड अपने R&D सेंटर्स में री इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन कई रिसर्च पेपर्स बताते हैं कि चाइनीज फर्म्स और यूरोपियन कंपनीज के बीच बढ़ता R&D कोलैबोरेशन यूरोप के ऊपर कई सीरियस रिस्क पोज करता है। उदाहरण के लिए इसके जरिए चाइनीज गवर्नमेंट के पास यूरोपियन कंपनीज के सेंसिटिव एसेट्स या इंफॉर्मेशन जा सकती है। कई रिसर्च स्टडीज में यह भी पाया गया है कि ईयू और चाइना के बीच यह हाईटेक कोऑपरेशन प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के मिलिट्री इंडस्ट्रियल फ्यूजन का एक पार्ट है। इसके तहत वो इन यूरोपियन कंपनीज से कई क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन एक्वायर करके चाइनीज मिलिट्री को मॉडर्नाइज और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए यूज करते हैं। इसीलिए यूरोप की इन R&D कोलैबोरेशन स्कीम्स को चाइना में ऑपरेट करते वक्त बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंसी और शार्प आईज के साथ काम करना होगा, ताकि यूरोपियन कंपनीज और रिसर्च इंस्टीट्यूशन इंटेंशनली या अनइंटेंशनली चाइना को वो अपने ऐसे एसेट्स प्रोवाइड ना कर दें जो यूरोप के साथ साथ पूरी दुनिया के लिए खतरा बन जाएं। दोस्तों, इसके अलावा चाइना ईयू की इस डिपेंडेंस और उसके इंटरनल डिविजन्स को एक्सप्लॉइट करने के लिए डिवाइड एंड रूल पॉलिसी भी अपना रहा है। चाइना की डिवाइसिव पॉलिसी का एक मुख्य उदाहरण हमें चाइना के 17+1 मैकेनिज्म में देखने को मिलता है। सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप की कंट्रीज से बने इस मैकेनिज्म की शुरुआत 16+1 मैकेनिज्म के तौर पर हुई थी, लेकिन ग्रीस की ज्वाइनिंग के बाद ये 17+1 में तब्दील हो गई है। 12 ईयू और 5 नॉन ईयू कंट्रीज का ये इनिशिएटिव ईयू की यूनिटी को टारगेट करने के लिए फॉर्म किया गया था। एनर्जी और ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए लाए गए इस मैकेनिज्म को चाइना यूरोप में अपने गेटवे की तरह देखता है, लेकिन आज ये एक बड़ी क्राइसिस से गुजर रहा है। हालांकि इसके नॉन ईयू मेंबर्स यानी कि सर्बिया, अल्बानिया, मैकेडोनिया, मोंटेनेग्रो, बॉस्निया एंड हर्जेगोविना में लगभग $6.3 बिलियन के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स स्टैब्लिश किए गए हैं, लेकिन बाकी 11 कंट्रीज के लिए अनाउंस किए गए मैक्सिमम प्रोजेक्ट्स कभी पेपर और डिस्कशंस के आगे बढ़ ही नहीं पाए। और तो और इसके कई मेंबर्स ने चाइना के हुआवे को टारगेट करते हुए यूएस का क्लीन नेटवर्क इनिशिएटिव भी ज्वाइन किया है। इतना ही नहीं, हाल ही में लिथुआनिया ने इस मैकेनिज्म से खुद को विथड्रॉ कर लिया। लिथुआनिया के जाने के बाद एस्टोनिया, लातविया, रोमानिया, बल्गेरिया, स्लोवेनिया और चेक रिपब्लिक भी इस मैकेनिज्म की यूजफुलनेस पर सवाल उठा रहे हैं। असल में लास्ट ईयर नवंबर में
बाल्टिक रीजन की एक कंट्री लिथुआनिया ने ताइवान को अपने यहाँ एम्बेसी खोलने के लिए अलाउ किया। बस फिर क्या था, लिथुआनिया को चाइना ने हर पॉसिबल तरीके से पनिश करने की कोशिश की। अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस को रिड्यूस करने के साथ साथ चाइना ने लिथुआनिया पर एक बड़ा ट्रेड एम्बार्गो भी इंपोज किया। इतना ही नहीं, चाइना ने उन सभी ईयू कंपनीज के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस भी इंपोज किए जो लिथुआनिया लेबर को यूज करते हैं। इस पनिशमेंट से ईयू की सप्लाई चेन्स और उनकी यूनिटी को बड़ा झटका लगा। चाइना चाहता था कि इस प्रेशर में अक्सर ईयू लिथुआनिया को चाइना से माफी मांगने के लिए फोर्स करे। तो हम देख सकते हैं कि किस तरह चाइना ईयू की कमजोरियों पर चोट करने की कोशिश कर रहा है ताकि ये ब्लॉक चाइना के कोएशन के खिलाफ एकजुट होकर रिस्पॉन्ड कर सके। लेकिन कहीं ना कहीं ईयू को इस चीज का रियलाइजेशन होने लगा है। यूरोपियन यूनियन ने कहा है कि चाइना का ये ट्रीटमेंट उसकी वैल्यूज और उसकी यूनिटी के खिलाफ है। इसीलिए इस केस में यूरोपियन यूनियन ने लिथुआनिया के साथ मिलकर चाइना की WTO में कंप्लेन फाइल की है। यूक्रेन वॉर के बाद हुई ईयू चाइना समिट में ईयू की ये नाराजगी और भी बढ़ चढ़कर उजागर हुई है। इस समिट में ईयू ने अपने ट्रेड और सिक्योरिटी कंसर्न्स के साथ साथ शिनजियांग में हो रहे ह्यूमन राइट्स वायलेशन पर भी सवाल उठाए हैं। खैर दोस्तों, आज ये बात तो तय है कि आज चाइना और यूरोप दोनों ही साइड्स एक दूसरे पर कई क्रूशियल लेवल्स पर डिपेंडेंट है। हाँ, ये जरूर है कि इस डिपेंडेंसी का लेवल एक बड़े स्तर पर चाइना के फेवर में झुका हुआ है। ऐसे में यूरोप चाह कर भी चाइना से पूरी तरह खुद को आइसोलेट नहीं कर सकता, लेकिन वो खुद को चाइना के इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कोएशन से जरूर बचा सकता है और इसके लिए उसको कलेक्टिव और स्ट्रॉन्ग एक्शंस लेने की जरूरत है। इस एनालिसिस से हम ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि इस सिचुएशन में इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटीज की भरमार है, क्योंकि अगर यूरोप खुद को चाइना से थोड़ा भी डाइवर्सिफाई करता है तो उसके लिए इंडिया सबसे बेस्ट ऑप्शन है। इंडिया ईयू की सक्सेसफुल समिट और 2013 से अटकी हुई फ्री ट्रेड डील्स की टॉक्स का रिवाइवल इसी डायरेक्शन में उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदम हैं। अगर आप इंडिया और ईयू के एक्टिव कोलैबोरेशन को डिटेल में समझना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, आज के एनालिसिस के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। और जाने से पहले, जैसा कि मैंने वीडियो के पहले भाग में कहा था कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के पर्सपेक्टिव से काफी ज्यादा है और उसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना ही करना है। एंड द क्वेश्चन इज, डिस्कस हाउ यूक्रेन वॉर हैज पुट अ डेंट ऑन स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप बिटवीन यूरोप एंड चाइना। एंड विद दिस क्वेश्चन माय फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।